हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम DSSB की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम मैराथन टाइप भी करेंगे, यानी कि स्पीडली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपकी यूजफुल है पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉडल पेपर 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कुछ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each, ₹8 called up, on which John has paid application and allotment money of ₹5 per share. Of this, 15 shares were reissued to Parker as fully paid up for ₹6 per share. What is the balance in the share forfeited account after the relevant amount has been transferred to capital reserve? आपको क्या बताना है, फॉरफिटेड अकाउंट में इस सिचुएशन में क्या बैलेंस आएगा। इस तरह की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं कि भाई हमारा फॉरफिटेड अकाउंट में क्या बैलेंस है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व डिसाइड करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस। 20 शेयर थे, जिसमें से 8 रुपये मांगे थे, 8 रुपीज कॉल्ड अप था और 5 रुपीज मिले थे। तो फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो मिल गया है। तो 20 शेयर पे 5 रुपीज मिले हैं, यानी कि कितना फॉरफिटेड कर लिया, 100 रुपीज। रीइशू कितने शेयर किए गए हैं, रीइशू किए गए हैं 15 शेयर। तो जो शेयर रीइशू किए गए हैं उनका फॉरफीचर का अमाउंट क्या होगा। 100 रुपीज 20 शेयर्स का है, तो 15 शेयर्स का फॉरफीचर क्या होगा, क्या होगा, 75। आपसे पूछा है फॉरफीचर में कितनी अमाउंट आएगी, तो यहीं से पता चल जाएगा। टोटल फॉरफीचर 100 था, रीइशू का फॉरफीचर 75 है, क्योंकि वो रीइशू में यूज हो जाएगा और बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आपसे फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस पूछते हैं तो यहीं से डिफरेंस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉरफीचर अकाउंट में कितना बचा, ₹25। सपोज आपसे पूछते कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा, तो वहां पे फर्दर रीइशू का ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ेगा। रीइशू किया आपने 15 शेयर एट द रेट ऑफ 6 और कैसा है, फुली पेड अप। फुली पेड अप मीन्स एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10। तो 150 रुपीज आने थे, लेकिन उससे कितने रुपीज लिए हैं, सिर्फ 6। 15 6 जा 90, बाकी कहाँ से एडजस्ट होंगे, फॉरफीचर से। तो जो 15 शेयर्स है उनका फॉरफीचर था 75, उसमें से जितना बैलेंस यहाँ पे यूज हो रहा है उसको यूज कर लीजिए इक्वेट करने के लिए। तो कितना हो गया यूज, 60 यूज हो गया। 75 15 शेयर का फॉरफीचर था, 60 रीइशू में यूज हो गया। जो बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। यानी कितना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 75 माइनस 60, यानी कि 15 रुपीज। अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व पूछते तो हमारा आंसर होता 15। आपसे फॉरफीचर पूछा है तो कितना आंसर है, 25। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, X and Y sharing profit in the ratio of 7:3, admitted Z for 3/7 share in the new firm, in which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new profit sharing ratio of X, Y, Z will be। एक्स, वाई और जेड का न्यू रेशो निकालना है। एक्स और वाई का ओल्ड रेशो क्या है, 7/10, 3/10। और जेड कितने शेयर के लिया है, 3/7। जेड ने ए से कितना शेयर लिया है, 2/7। वाई से लिया है 1/7। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे, 10 7 जा 70, 49 माइनस 20, इट विल बी 29/70। यहीं से पता चल गया कि हर किसी में और किसी में है नहीं, 29 सिर्फ एक ही में है। बट कंफर्मेशन के लिए बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 70 एलसीएम आ गया, 7 3 जा 21, 10 1 जा 10, मीन्स 11/70। और इसको 70 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, यानी कि क्या हो जाएगा, 30/70। क्या आ गया न्यू रेशो, 29:11:30, means option number 4 is the right answer. Clear? Moving on the next question, question number 3,
Which one of the following is not the characteristics of capitalism? Individual and association behaves with economic motto of maximizing their profit with least sacrifice or cost. इकोनॉमिक मोटो के लिए ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल काम करते हैं, कैपिटलिज्म का इंपॉर्टेंट फीचर है. द कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ईदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. कैपिटलिज्म इकोनॉमी में गवर्नमेंट ना तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ रिसोर्सेज को ओन करती है ना ही कंट्रोल करती है. दिस इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, दिस इज द फीचर ऑफ सोशलिज्म. Producer, produce and employee compete among themselves as the resource and opportunities are limited. Price, the individual hand plays a predominant role in the flow of the factor of production and consumption. Individual hand क्या होता है? Demand and supply force of the market. This is also the main feature of the capitalist economy. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? Option number 2 is the right answer. Moving on the next question, question number 4. Which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in the Memorandum of Association as specified in the Companies Act 2013? Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं होती? नेम ऑफ द कंपनी एंड द शेयर एंड द स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड होती है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी विथ which the company is proposed to incorporate, ये भी होता है. Rules and regulations and bylaws by which internal management of the company, ये नहीं होता मेमोरेंडम में. Liability of the member of the company whether limited or unlimited, this is also the part of memorandum. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. फ्रेंड्स स्पीडली चल रहे हैं क्योंकि अगर मैं एक एक कंटेंट को इसमें एक्सप्लेन करूँगी तो ये अकेला लेक्चर ही 2-3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं मैराथन टाइप कर रहे हैं जिससे कि हम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन रिवीजन में डिस्कस कर सकें. क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग? इनमें से कौन सा नॉट कवर्ड नीति आयोग अप्रोच का कंटेंट नहीं है? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटेजी, 15 ईयर विजन. तो कौन सा नहीं है? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच. नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को चेंज किया है, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब क्या है? नीति आयोग. क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंस एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट? रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंशियल एक्टिविटी. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड होता तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता. कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो आपसे पूछा कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement is true about estimated cost and standard cost? Standard cost are based on scientific analysis and engineering studies, while estimated cost are based on historical basis. Standard costing emphasize on what will be, while estimated cost emphasize is on what should be. This is not the not true for standard and एस्टिमेटिंग. दोनों के हिसाब से देखना है, एक के बेस पे अगर एक के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है या दूसरे के लिए इनकरेक्ट है तो उसको हमें इग्नोर करना है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर मोर फ्रीक्वेंट रिवाइज कंपेयर टू एस्टिमेट कॉस्टिंग. एस्टिमेट कॉस्टिंग आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट आर मोर फ्रीक्वेंटली रिवाइज कंपेयर टू एस्टिमेट कॉस्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, which one of the following is not the basic property of indifference curve? Indifference curve have negative slope, right? Indifference curve of perfect substitute are concave to origin. Indifference curve do not intersect each other and tangent to each other. Upper indifference curve indicate high level of satisfaction.
These are the properties of indifference curve, but this is not the property of indifference curve. Clear? तो indifference curve क्या होगा? Substitute का convex to region. Option number 2 is the right answer. Moving on the next question. A firm that produce highly substitute goods can adopt which one of the following pricing strategy? तो कौन सी pricing strategy adopt करेगी? Full cost pricing. Option number 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 10. In perfectly competitive market, a firm in the long run operate at a level of output. Long run में firm हमेशा उस लेवल पे ऑपरेट करेगी जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC when MC is lowest. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि MR और MC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है. इस तरह से कर्व रहता है इसका. AR इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. तो जहाँ पर वो मिनिमम होती है वहाँ पे वो ऑपरेट करता है. बाकी लेंथ में मैं नहीं जा रही हूँ, जस्ट आई एम गिविंग द रफली आइडिया. तो दिस इज द पॉइंट. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11. अ ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को क्या कहते हैं? ओजाइव. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. In case of classification of data, the class having its upper limit is treated as lower limit of the next class. See 10 to 20 or 20 to 30. Upper limit is treated as the lower limit of next class. क्या कहते हैं इसको? इंक्लूसिव कहेंगे या एक्सक्लूसिव कहेंगे? देखिए ओपन और क्लोज एंड तो है नहीं है, या तो इंक्लूसिव है या क्या है ये एक्सक्लूसिव. तो यहाँ पे 20 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये क्या है? एक्सक्लूसिव. ठीक है. और अगर ये इस तरह से होता 10 to 19 और 20 to 29, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होती, तो इसको क्या बोला जाता है? इंक्लूसिव. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Which one of the following value of the coefficient of correlation consistent with the statement? किसी भी चीज में अगर इनवर्स रिलेशन है तो उसकी जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? निगेटिव. तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो आंसर हो ही नहीं सकते. अब बोला है हाई, वेरी हाई. वेरी हाई का मतलब है क्या होगा? -8.80. जो मैक्सिमम होगा वेरी हाई में वो ही नेगेटिव रिलेशन उनके बीच में होगा. आई एम रिपीटिंग, जब भी किसी चीज में इनवर्स रिलेशन होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 2 विद लिस्ट 1 एंड चूज द करेक्ट कोड. सेल्स एग्जीक्यूटिव, ब्रांच मैनेजर, फॉरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर. सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या है? सेल्स एग्जीक्यूटिव है ऑपरेटिंग ऑफिसर. ब्रांच मैनेजर मिडल मैनेजमेंट, फोरमैन लोअर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर टॉप मिडल मैनेजमेंट. यानी कि अब देखिए कौन सा ऑप्शन है? सेल्स एग्जीक्यूटिव फर्स्ट के साथ 4, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड और फोर्थ के साथ फर्स्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. The maximum amount of exemption of compensation received at the time of voluntary retirement under section 10(c) of the company of the Income Tax Act 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम अजम्पशन है वॉलंटरी रिटायरमेंट की, यानी कि टाइम से पहले रिटायरमेंट लेने के टाइम पे सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसको कितनी मैक्सिमम अजम्पशन मिल सकती है? तो वो एग्जम्पशन क्या है? ₹5 लाख. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी इज एसोसिएटेड विद. फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी किससे रिलेटेड है? हैकमैन, वॉल्टन एंड मैकग्रेथ. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर.
Moving on the next question, question number 17. When two separate company of two division within the same company agreed to place both of their respective brand on a particular product or enterprise, this arrangement is called. टू सेपरेट कंपनी यानी कि दो अलग अलग कंपनी है या एक ही कंपनी की दो अलग डिवीज़न है, वो अपने प्रोडक्ट को एक जगह प्लेस करके ब्रांड के लिए, एंटरप्राइज के किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर ब्रांडिंग करती हैं तो किस तरह की ब्रांडिंग है? डिफरेंशियल ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, ड्यूल ब्रांडिंग, बोथ को ब्रांडिंग एंड ड्यूल ब्रांडिंग. तो दोनों मिलके कर रही हैं. दिस इज कॉल्ड बोथ को ब्रांडिंग एंड ड्यूल branding. Option number 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 18. The tangible goods for which a consumer wants to compare quality, price and perhaps style in several stores before making a purchase are called. Tangible, you can touch and see, ऐसे goods जिनके लिए आप क्वालिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें, स्टाइल, ये सब मैच करके उसके बाद डिसीजन लेते, तो वो कौन से गुड हैं? शॉपिंग गुड्स. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन अ कंपनी ट्रीट्स ईच सिंगल कस्टमर एज अ सेपरेट सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड. ईच सिंगल कस्टमर एज अ सेपरेट सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइक्रो मार्केटिंग. क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is not an approach to the capital structure? इनमें से कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच नहीं है? ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच, सॉरी, कैपिटल एक्सचेंजर की अप्रोच नहीं है. ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच नहीं होती. नेट प्रॉफिट अप्रोच, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, मुदगिलानी एंड मिलर अप्रोच, ये तीनों हैं. कौन सी नहीं है? फर्स्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. आपसे नोट पूछा था. Moving on the next question, question number 22. Cost of equity share capital is more than cost of debt. इक्विटी की कॉस्ट डेब्ट से ज़्यादा होती है. क्यों? इक्विटी शेयर्स आर नॉट इजीली सेलेबल. इक्विटी शेयर डू नॉट प्रोवाइड द फिक्स डिविडेंड रेट, क्योंकि इक्विटी शेयर फिक्स डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते हैं. जनरली द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर. Equity share have high risk than debt. This is the main reason. Equity shareholder has high risk. अगर प्रॉफिट होता है तभी इन्हें मिलता है, वो भी डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करके, सारी एक्सपेंसेस पे करके, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे करके, जो लास्ट में बचता है वो इनको मिलता है. तो ये क्या है? हाई रिस्क की कैपिटल. नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज दैट, अगर आपका नेट वर्किंग कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स लॉन्ग टर्म फंड हैज़ बीन यूज फॉर फिक्स एसेट्स, शॉर्ट टर्म फंड हैज़ बीन यूज फॉर फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म फंड हैज़ बीन यूज फॉर करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज फॉर एसेट्स. देखिए, अगर नेगेटिव है इट मीन्स वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा है. वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा है इट मीन्स शॉर्ट टर्म फंड को आप फिक्स एसेट्स के लिए यूज कर सकते हो. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू. देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 24. Which of the following is not the primary objective of industrial relation in labor law? इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है? मेंटेनिंग सोशल इक्विटी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो कौन सा नहीं है? International uniformity is not the objective of industrial relation and labor law. Moving on the next question, question number 25. Which one of the following is not the function of NABARD? NABARD we already discussed. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं. अगर आपको फर्दर इन्फो चाहिए तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं.
to provide refinance assistance by way of short-term credit to state corporate bank and sectoral rural bank etc. approved for RBI for some specific purpose. नाबार्ड का मेन मोटो ये होता है रूरल एरिया की फाइनेंशियल नीड को पूरा करना. To undertake inspections of cooperative society other than primary cooperative society and RRPs. This is also the function. To promote the research in various aspects of the problem of urban development. नाबार्ड का अर्बन डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता. दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. Which one of the following finance institution coordinate the function and operation of all the financial institution into single integrated financial structure so that each may contribute to the growth of the economy? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फंक्शन और ऑपरेशन को वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक सिंगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में रखता है? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. Option number 2 is the right answer. Moving on the next question, question number 27. Dash refers to the process of removing or stripping the legal status of currency. ये तो सभी को पता होगा. Demonetization. Option number 3 is the right answer. Question number 28. Which one of the following is not the main objective of IFCI? IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IFCI? टू ऑफर बोथ स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स इन द वाइडनिंग prosperity resulting from the steady industrial growth of the country, to upgrade technology modernization and to promote marketing of the product of smaller scale sector, to serve as the apex institution for term finance for industrial with coordination, regulation and supervision of the working of other financial institution, to provide medium and long term finance assistance to industries undertaking, particularly in those circumstances in which banking accommodation is inappropriate or resources to the capital is impracticable. तो ये क्या है? IFC मेनली एपेक्स इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंस इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेट करती है, रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. मैच द item of list 2 with the term of list 1 as indicated. Term finance, refinance, financial inclusion, venture capital. इस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें ढूंढ लो जिनका आपको अच्छे से मतलब पता है. वेंचर क्या होता है? न्यू बिजनेस के लिए जो कैपिटल नीडेड होती है. तो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड फाइनेंस टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज यूनिट और इंकरेज कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंशन. तो न्यू इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंचर कैपिटल. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज को चीप रेट पर प्रोवाइड कराना. डिलीवर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एज अफोर्डेबल कॉस्ट टू वास्ट सेक्शन ऑफ द डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप. फाइनेंस क्या होता है? टर्म फाइनेंस रिलेटेड होता है प्रोवाइड फाइनेंस टू द बोरोवर फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट. अभी अगर आपको बाकी भी नहीं पता तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन देख सकते हो. सी के साथ सेकेंड, सी के साथ सेकेंड और डी के साथ फर्स्ट. ये वाले ऑप्शन में 1, 2 से भी आपका सिलेक्ट हो जाता है अगर आपको मल्टीपल में से 1 या 2 ही भी पता है तो. बाकी यहाँ से देख सकते हो. बी के साथ क्या है? थर्ड, यानी कि रीफाइनेंस क्या है? प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट फाइनेंस टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर लोन टू इंडस्ट्रियल कंसर्न. और फाइनेंस क्या है? Providing finance to the borrower for expansion and modernization of plant and equipment. Option number 3 is the right answer. Moving on the next question, question number 30. Match the item of list 2 and with the item of list 1 related to WTO impact. World Trade Organization से related impact के बेस पे इनकी मैचिंग करनी है. नीमा, गार्ड्स, ट्रिम्स, स्ट्रिप्स.
देखिए गार्ड्स का तो सभी को पता होगा, लिबराइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, और बाकी पता हो या नहीं पता हो। बी के साथ थर्ड, अब यहाँ पे देख लीजिए बी के साथ थर्ड किस में है, सिर्फ एक ही में है, यही आंसर होगा। बाकी को मैच कर लीजिए। ए के साथ सेकेंड, ए के साथ सेकेंड मीन्स नामा का क्या काम है, इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन सी के साथ फर्स्ट, ट्रिम्स का क्या काम है, लिबराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और ट्रिप्स प्रोमोट मोनोपोली पावर टू ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसमें तो और भी आसान होता है, अगर आपको एक दो भी पता है सब में से, उसी के बेस पे आप मैचिंग कर सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अगेन मैचिंग। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी है, डेविड रिकार्डो ने। एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी किसने दी है, एडम स्मिथ ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी है, गॉटफ्रेड हेब्रलर। और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दी है, हिक्स एंड एलन। अगर आप इसको शॉर्ट में पढ़ा होगा तो हिक्स एंड ओलिम थ्योरी के बेस पे आपने पढ़ा होगा। एली हेक्सचर्स एंड बर्टिन ओलिम थ्योरी। ए के साथ सी, ए के साथ 3 और डी के साथ फर्स्ट, डी के साथ, ए के साथ 3, डी के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड और थर्ड के साथ फोर्थ। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर? Moving on the next question, question number 32. Which one of the following is not the guiding principle of the World Bank regarding its lending operation? Which one of the following is not? इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है? प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द लोन, lending should be only for specific project which are economically and technically sound of a high priority nature. The lending should be to enable a country to meet foreign exchange content of the project cost. The bank does not expect the borrowing country the bank does expect the borrowing country to spend the loan in a particular country. This is not the guiding principle. Option number 4 is the right answer. भी जो लोन है उसका असेसमेंट किया जाएगा, प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकलिटी प्रायोरिटी के लिए दिया जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट की जो कंटेंट है उसको मेट करने के लिए। तो नोट पूछा है, 4 इज नॉट द आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द नोट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए, सो दैट आई विल कंटिन्यू द रिवीजन सीरीज फॉर यू। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अगर पोर्टफोलियो के रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो इनमें से कौन सा तरीका है? कंबाइन टू सिक्योरिटी हैविंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, combining two security having perfect negative correlation in expected return, combining two security having partial positive correlation in their expected return, combining two security having partial negative correlation in their expected return. सबसे मेन बात है, अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो तो रिलेशन हमेशा जो भी चीज़ें चूज करेंगे उनमें नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला तो कोई आंसर है ही नहीं। अब क्वेश्चन अराइज होता है परफेक्टली नेगेटिव या पार्शली नेगेटिव। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो और बेस्ट पोर्टफोलियो बना रहे हो, कैन बी मिनिमाइज कर रहे हो अपने रिस्क को, तो वो किससे होगा? कंबाइनिंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द सर्टिफिकेट विच एविडेंस एन unsecured corporate debt of short-term maturity is known as? The certificate which evidence as unsecured corporate debt, unsecured corporate debt है और short term maturity के लिए है, उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे commercial paper. Option number 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 35. Which of the following statement are false
indicate the correct code. Grey market is the market for dealing in listed security. OTCEI, over the counter exchange of India, is mainly intended for big investor. Insider the trading is legally permitted in the capital market. The device adopted to make profit out of the difference in price of the security into different market is called arbitrage. अगर दो different market में सिक्योरिटी के प्राइस के डिफरेंस से प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसको आर्बिट्रेज कहते हैं. दिस इज ट्रू. तो फर्स्ट 3 फॉल्स है, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इंडिकेट द करेक्ट कोड. शेयर कैपिटल issued by a company for the first time is known as venture capital. IPO कहते हैं उसे. फॉल्स है ये. All venture capital fund in India are promoted by government. This is again false. In addition to capital, venture capitals provide managerial and technical support also to assisting firms. True. Benefit from venture financing can be realized in long run only. This is also true. तो false कौन है? First and second. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. दोस्तों मैं स्पीडली चल रही हूँ सो दैट वी कैन डिस्कस मोर क्वेश्चन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगेन मैचिंग. लिक्विडिटी रिस्क पेमेंट से रिलेटेड होता है. रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू पे ड्यू ऑन टाइम. बिजनेस रिस्क प्रॉफिट से रिलेटेड होता है. रिस्क रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट. फाइनेंस रिस्क कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है. Risk related to firm's capital structure. Inflation risk is related to purchasing power of income. यानी फर्स्ट के साथ थर्ड, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सेकंड और फोर्थ के साथ फर्स्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. A reduction from the least price that is offered by a seller to buyer in payment for marketing function the buyer will perform is known as. ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ट्विस्ट करके पूछा है. लीस्ट प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है? मेनली मोटो ये है इस पूछने का, जो रिडक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. सीधा सीधा ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछा है. Moving on next question, question number 39. Which of the following code represent the full form of the term BARS in performance management system? BARS एक परफॉर्मेंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका होता है, टूल होता है जिसको बोलते हैं बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. In recent year, which among the following countries has been the largest source of foreign investment in India? Recent year में सबसे ज़्यादा इन कंट्री में से कहाँ से FDI आया है? मॉरिशियस. ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 41. Select the correct code of the following statement being correct or incorrect. A global depository receipt GDR is a bank certificate issued in more than one country for share in the foreign company. करेक्ट है. अमेरिका के अलावा अलग कंट्रीज में जो भी सेल के लिए बनाए जाते हैं उनको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं. A GDR is very similar to American depository receipt. Yes. GDR are called EDR when private market are attempting to obtain euros. अगर GDR को यूरोस में करते हैं तो उसको यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कह देते हैं, EDR कहते हैं. तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. In December 1999, European Commission members signed a treaty that committed them to adopt a common currency known as euro. 1999 में यूरोपियन कमीशन ने ट्रीटी साइन की थी
जिसमें उन्होंने एक कॉमन करेंसी यूरो को यूज़ करने के लिए ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी को क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटेंट। नोट पूछा है, इनमें से कौन सी पेटेंट के रिगार्ड में सही नहीं है? पेटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन दैट इज न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। Patent grant the patent holder the exclusive right to make, use or sell the patent product or process. The exclusive purpose of the patent system is to benefit the patent holder. The Indian Patent Act 1970 was amended and make effective from January 1, 2005. सारे करेक्ट हैं एक्सेप्ट 3। पेटेंट का मतलब सिर्फ उस चीज़ का जो बेनिफिट है वो पेटेंट होल्डर को ही देना नहीं होता, सिर्फ वो अपने लिए मोनोपोली क्रिएट करता है या अपना राइट क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर अपनी इन्वेंशन पे, उसका एडवांटेज वो दूसरों को भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए और अच्छा वर्क करने के लिए। Moving on the next question, question number 44. Which one of the following is agriculture income under the Income Tax Act 1961? Income Tax Act 1961 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है? इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पर रेंट एरियर, इंटरेस्ट रिसीव बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, income from sale of tree or forest which are of the spontaneous growth and in relation to which forestry operation alone are performed, interest on capital received by a partner from the firm engaged in agriculture operation। ये 3 तो बिल्कुल भी नहीं है, चूज करना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, which one of the following statement is not correct with reference to the assessment of firm? फर्म के असेसमेंट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑल पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर assessed as firm under the income tax act 1961। करेक्ट है। Income of a firm is taxable at a flat rate of 30% without any exemption। गलत। Partner share in the income of a firm is not chargeable to tax in the hand of partner। पार्टनर का शेयर टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि उस पर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स दे चुकी है, और पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, उनका एग्जिस्टेंस सेम होता है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसलिए जो पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर होता है वो पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होता। रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर ऑफ अ फर्म इज अलाउड एट डिडक्शन सब्जेक्ट टू स्टेटरी लिमिट। यस, तो फॉल्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द फॉल्स ऑप्शन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ date of first installment of advance tax by the SSC other than company। कंपनी के अलावा बाकी एसएससीज के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या है? 15 जून। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, which one of the following item is not allowed as deduction while computing income from business and profession? फीस पेड टू लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड होता है, नॉट अलाउड पूछा है। लॉस ड्यू टू एम्बेजलमेंट बाय द एम्प्लॉय ने कुछ पैसे का घपला किया है, उसका लॉस। लीगल एक्सपेंसेस पेड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू टेलीफोन, इसको कंसिडर नहीं करते एज अ डिडक्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 48, the central bank can signifies influence the saving, investment and consumer spending
इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो सेंटर की जो पॉलिसी होती है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन घुमा फिरा के दे, आपको पता होना चाहिए। Which of the following is not the salient feature of the industrial policy developed since 1991? The scope of the private sector has been enormously expanded. Private sector का जो scope है वो बढ़ता जा रहा है. Public sector has been withdrawing partially or fully from several enterprises by divestment. de-investment के थ्रू और divestment के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर वो कम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है. The Indian industry is increasingly exposed to foreign competition. Indian industry foreign competition की तरफ बढ़ रही है. Monopoly और dominant position for a public sector in most of the industries. ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था सिर्फ कि मेजर सेक्टर के ऊपर पब्लिक ने अपनी मोनोपली डोमिनेट की थी. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट 1991. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्लियर? Moving on the next question, question number 50. The volume of import tends to be very high when there is a conjecture of high rate of economic growth. High rate of economic growth होगी तो import भी high होंगे, और जो import price होगा वो क्या होगा? Sharp fall in the import price of imports. तो relative import price कम होगा अगर economic growth बढ़ती है और import बढ़ेंगे, और vice versa. Vice versa means उल्टा इसका. हाई रेट ऑफ ग्रोथ है. सेट्रस पैराबस इज एसोसिएटेड विद राइज इन इम्पोर्ट, इंक्रीज इन इम्पोर्ट. सेट्रस पैराबस इज एसोसिएटेड विद द फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट. ऑब्वियसली सेम चीज को ही कह रहा है कि ग्रोथ बढ़ेगी तो इम्पोर्ट बढ़ेंगे और इम्पोर्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन. सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.